ही खबर किसी के लिए शुभ और किसी के लिए अशुभ हो सकती है। एक ही जगह पर मिले लोगों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। एक जिंदगी में आगे बढ़ रहा था और दूसरा अपनी मजबूरियों की वजह से जिंदगी में समझौता कर रहा था। अजीत सावंत जिसने पाई पाई जोड़कर बहुत कम उम्र में अपना सपना पूरा किया था, ये होटल खरीदकर, और दूसरी तरफ शंकर सुरवे का सपना मजबूरियों की वजह से बिक चुका था। शंकर सुरवे की पत्नी को कुछ साल पहले ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर एक मरीज की जिंदगी जी रही थी और शंकर उसे मरीज से सेहतमंद इंसान बनाने के लिए अपनी हर चीज दांव पर लगा रहा था, और उनमें से एक उसका ये सपना, ये होटल भी था। अजीत बहुत उत्साहित था इस होटल से जुड़े अपने कल को लेकर, उसकी काफी उम्मीदें टिकी थी इस पर। और दूसरी तरफ शंकर खुशी और दुख दोनों जज्बात के साथ आगे बढ़ा था। खुशी इस बात की कि अब वो अपनी पत्नी के इलाज का रोज का तकरीबन 30 से 40 हजार का खर्चा आराम से उठा पाएगा, और दुख इस बात का कि अब उसका होटल किसी और का हो चुका था। इस होटल से जुड़े और भी लोग थे, और ये लोग थे इस होटल का स्टाफ, जिन पर इस बदलाव का असर हो सकता था। अब वो असर अच्छा होगा या बुरा होगा, यह भी कहना मुश्किल था। तेरे को क्या लगता है, नया मालिक पगार बढ़ाएगा? क्यों नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाना पड़ेगा उसको। तूने बात की है क्या उसके साथ? अब इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? ये हक है हमारा, बढ़ाना पड़ेगा उसको। और अगर नहीं बढ़ाया ना तो देखना कैसे रोटी की तरह सेक के उसको जलाती हूं मैं। बढ़ाना तो पड़ेगा उसको। मुबारक हो अजीत जी, अब ये होटल आपका हो गया। आई, बाबा, तुम्ही पहिले आज। आई, बाबा, कसं वाटतंय? अरे बहुत बढ़िया यार, एकदम चकाचक। खरंच खूपच छान हा। अब जी जान से मेहनत करना और खूब तरक्की करना। यस। सुखी रहा। गुरुजी, पूजा कहाँ करेंगे? पूरब की ओर पूजा करेंगे। तयारीला मदत करा रे। अरे ये क्या है? काय? ये देखो, ये क्या है? अरे काय है? मैंने कहा था ना ठीक से साफ करने के लिए। ये तो खून है। वो साहब, खून। अगर नहीं बढ़ाया ना तो देखना कैसे रोटी की तरह सेक के उसको जलाती हूं मैं। हमारे समाज में आज भी किसी भी नए काम की शुरुआत ईश्वर की आराधना, उनके निमंत्रण और आशीर्वाद के बिना नहीं की जाती। होटल के रसोई घर में एक औरत की लाश मिली थी, जिसे देखकर ही बताया जा सकता था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था। आखिर कौन थी औरत और किसी ने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा होगा? कौन इस औरत से इस कदर नाराज था, नफरत करता था, और क्यों? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें अतीत के पन्नों को टटोलना होगा, क्योंकि कोई भी जुर्म रातों रात पैदा नहीं होता है।
जब कोई जुर्म होता है तो हमें सिर्फ इसका ऊपरी रूप दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ें कहीं और ही निकलती हैं, और इन्हीं जड़ों की तलाश करने का काम पुलिस को करना था। सर इस होटल में रोटी बनाने का काम करती थी, शीला नाम है इसका। इस चाकू से उसका मर्डर हुआ है। अच्छा, बूचर्स नाइफ से मारा है। सर मर्डर यहां नहीं हुआ है, मर्डर बाहर हुआ जहां लोग बैठते हैं। बाद में लाश को घसीटकर यहां लाया गया जब होटल बंद हुआ। होटल बंद हुआ था? ये यहीं रहती थी क्या? सर अभी तक किसी से पूछताछ नहीं की है, करते हैं। राणे, किचन के सारे चाकू फिंगरप्रिंट्स के लिए ले लो, सबसे पूछताछ करो। खून इस होटल में हुआ है, इसका मतलब खूनी होटल से ही जुड़ा हुआ होगा। ओनर कौन है होटल का? नाम क्या है उसका? सर कोई अजीत सावंत नाम के आदमी ने यह होटल अभी अभी 2 दिन पहले ही खरीदा था। देखिए ना साहब, कितना अनर्थ हुआ। आज ही पूजा थी और वो औरत जिसका मर्डर हुआ है वो यहीं रहती थी? नहीं सर, रात को होटल स्टाफ में से कोई नहीं रुकता यहाँ। ये शीला यहाँ पे कैसे रुकी थी मालूम नहीं। 2 दिन हुए होटल लेके, पूरी तरह चार्ज भी नहीं लिया अभी। और उस औरत का नाम याद है तुम्हें? सर एक्चुअली 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, तब उसी ने अपना नाम बताया था। साहब, मेरा नाम शीला है साहब। इस होटल में रोटी बनाने का काम करती हूँ साहब। आप नए नए हैं इसलिए पहले से बोल रही हूँ साहब कि हम सबका पगार 10 टका बढ़ा के देना पड़ेगा। बाद में पगार को लेके मचमच ना हो इसलिए अभी से बोल रही हूँ साहब। सर मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब कौन आएगा यहाँ? पाई पाई जोड़ के मैंने यह होटल खरीदा। होटल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है? नहीं सर। इस होटल की कितनी चाबियां तुम्हारे पास है? सर टोटल 4 चाबियां है। 3 चाबियां मुझे इस होटल के पहले ओनर शंकर जी ने दी थी, और 1 चाबी नाइट ड्यूटी वॉचमैन के पास रहती है। होटल का स्टाफ वो कहाँ रहता है? साहब, दोनों हेड सेफ और शीला को छोड़कर हम सभी लोग स्टाफ क्वार्टर में ही रहते हैं। ये स्टाफ क्वार्टर किधर है? वो पीछे है ना। वो तो एकदम बिंदास थी सर, नागपुर से अकेले आई थी, और बिंदास होना भी पड़ता है ना साहब, वरना उसको इधर कौन जीने देता। मतलब होटल लाइन है साहब, ज्यादातर स्टाफ लोग मर्द ही होते हैं, आप समझ गए ना साहब। उसका हर किसी से कभी ना कभी झगड़ा हुआ था। वो कब से यहाँ काम कर रही थी? ये कोई 2 साल हुआ होगा साहब। इधर रोटी चपाती के लिए कोई था ही नहीं, तभी एक दिन वो खुद से चल के आई। उसके आने के बाद कुछ गड़बड़ हुई थी? गड़बड़ तो होनी थी साहब, इतने मर्दों के बीच में अकेली औरत के आने से जो हो सकता था वही हुआ। क्या गड़बड़ हुई थी? साहब, उसको अपने झांसे में लेने के लिए हर कोई इसकी बात मानता था। शीला, ये तेरा पार्सल तेरे बच्चे के लिए। बहुत पसंद है ना उसे? हे, अरे लव यू रे। अरे उसका बच्चा भी है? जी हाँ साहब। जब वो काम पे आती थी तो बच्चे को कहाँ रखती थी? साहब, जब वो काम पर आती थी तो बच्चे को घर में ताला मारकर छोड़कर आती थी। मुझे उसका यहाँ का पता चाहिए, जल्दी। जी साहब। अच्छा, यहां रखते हो तुम होटल की चाबी? साहब, वैसे जब मैं सुबह ड्यूटी पे आता हूँ
तो पांडे मुझे चाबी दे देता है, पर जब कभी उसे जल्दी जाने को होता है तो वो यही चाबी रख देता है। किसी को मालूम नहीं है साहब, हम लोग यहाँ चाबी रखते हैं। पांडे मतलब वो नाइट शिफ्ट का वॉचमैन? हाँ साहब। पूरा नाम क्या है पांडे का? दयाशंकर पांडे। कहाँ मिलेगा ये पांडे? साहब वो सुबह की ट्रेन से गांव बिहार चला गया। सर उसने मुझसे तो कोई छुट्टी नहीं मांगी थी, शायद इस होटल के पहले ओनर शंकर जी से उसने छुट्टी ली हो। होटल तुम्हारा है और छुट्टी पुराने मालिक से मांगता है। पूरा नाम क्या है पुराने मालिक का? शंकर सुरवे सर, मैं उस होटल का पुराने मालिक हो? जी। फिर भी नए मालिक के पूजा में नहीं गए, क्यों? बुलाया नहीं था क्या? बुलाया था सर, लेकिन मेरी बीवी पिछले 3 दिनों से अस्पताल में थी, इसलिए नहीं जा पाया। इस साल उसे चौथी बार एडमिट कराया है। सर मेरी बीवी की तबीयत की वजह से मैं पिछले कई महीनों से अपने होटल की तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। ये शीला और तुम्हारे होटल स्टाफ के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही थी क्या? सर अकेली औरत थी, उसे सहारे की जरूरत थी। इस जरूरत में उसको मतलब किसके साथ अफेयर चल रहा था? पहले तो वो मुगलाई कुक मीर के साथ, और फिर उसके कुछ महीनों बाद चाइनीज कुक बबलू के साथ। इस वजह से दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ? हाँ हुआ था ना, लेकिन मैंने वो झगड़ा बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया था। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये बात मर्डर तक पहुंच जाएगी। तुम्हें लगता है कि शीला का मर्डर इन दोनों में से किसी ने किया है? अरे नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, दोनों अच्छे हैं। ठीक है मिस्टर सुरवे, अभी तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वापस बुला लें। जी। बिस्किट खाएगा? थोड़ा सा खा लेना बेटा। थोड़ा सा दूध पी। कुछ खाया इसने? नहीं सर, बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं खा रहा है। ये कुछ पैसे रख लो, इसे चॉकलेट, आइसक्रीम, खिलौने जो भी चाहिए उसे ला कर दो। मेक श्योर कि ये खाना खाए। ओके सर। ये ले बिस्किट बेटा। सर मैंने शीला के पड़ोसियों से बात की। उनके कहने के मुताबिक शीला कुछ 2 साल पहले ही उस बस्ती में रहने के लिए आई थी, नागपुर के किसी आसपास के गांव से। वो कौन थी, उसका पति कौन था, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात ही नहीं करती थी। और वो नाइट वॉचमैन दयाशंकर पांडे? सर दयाशंकर का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो गया। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त वो होटल के आसपास ही था, और फिर 4 बजे उसका मोबाइल लोकेशन दादर दिखाई दिया, और फिर 6 बजे पनवेल। रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक वास्को पटना ट्रेन में उसका टिकट बुक था। जिस दिन शीला का मर्डर हुआ था उसी दिन वो गांव चला गया। कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शीला ने लगभग 10 महीने पहले इसी पुलिस स्टेशन में दयाशंकर के खिलाफ एक केस दर्ज की थी कि दयाशंकर ने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। इसका मतलब कुछ नहीं, काफी कुछ था। राणे अपनी एक टीम बिहार भेजो और वो दयाशंकर पांडे का पार्सल ले आओ, और उन 2 हेड शेफ्स के बारे में होटल स्टाफ से बात करो। देखते हैं शीला और 2 शेफ्स में क्या पक रहा था। ओके सर। शीला का उन 2 रसोइयों के साथ, मतलब शेफ के साथ चक्कर चल रहा था? हाँ साहब, पहले मीर के साथ और अब बबलू के साथ। तुम्हें कैसे मालूम? तो साहब क्या है ना, एक दिन कैशियर ने मुझे शीला को बुलाने भेजा था। अरे शीला किधर गई? देर के साथ होगी, आजकल वो तड़का यहाँ नहीं स्टाफ रूम में लगाता है। अरे तू इधर है, वो कैशियर तेरे को बुला रहे हैं। एक कस्टमर ने बहुत तमाशा किया रोटी को लेके, चल। शीला का इन दोनों के साथ, मतलब मीर और बबलू के साथ लफड़ा चल रहा था। इस बात को लेकर उन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ? साहब उन दोनों को तो रोज ही झगड़ा होता था, और एक दिन तो ये शेजवान, अगर मेरे से शानपंती किया ना तो अभी यही तेरा दम बना दूंगा और मुर्गे की तरह थपड़ाने लगेगा इधर ही, समझा? तू अपना मटन चिकन संभाल, तेरी बीवी को मालूम पड़ा नहीं है तेरा लफड़ा, इसी से काट के तेरे को कीमा बनाएगी, समझा? अभी तेरा कचूमर बना। अरे एक लड़की के लिए एक दूसरे की जान लोगे क्या? चल जा अपना काम कर। फिर साहब शीला को पता चला कि मीर शादीशुदा है,
उसने मीर को घास तक नहीं डाली और तभी उसका लफड़ा बबलू से शुरू हो गया। तभी साहब मीर बहुत सुलगा था। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सच क्या बोल रहा है तू? अब बोलेगा सच? हाँ? घर में बीबी और होटल में शीला, दाल और मुर्गी साथ में चाहिए थी सर इसको। हाँ, और मुर्गी किसी दूसरे के पास चली गई तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, हलाल कर दिया उसे। शीला बबलू के पास चली गई इसीलिए मारा ना उसे। नहीं नहीं साहब, मानता हूँ पहले मेरा उसके साथ लफड़ा चालू था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं था। मैंने उसको नहीं मारा साहब, मुझको जाने दो ना। जाने दो। अरे साहब। सर, शीला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हाँ। देख मीर, 10 मिनट देता हूं तुझको, सोच ले। इसके बाद भी अगर सच नहीं बोला तो कहां कहां से सच उगलवा दूंगा तू सोच भी नहीं सकता। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शीला का कत्ल रात को 2 से 3 के बीच में हुआ और जो चाकू हमने फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजा है उस पर होटल के लगभग सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। इसका मतलब हाथ में कुछ नहीं लगा। रानी, ये शीला की कहानी भी कुछ सीधी नहीं है। एक ही जगह के 2 लोगों के साथ अफेयर, कुछ भी कहो, कातिल होटल के अंदर वाला ही कोई है जिससे शीला पे बहुत गुस्सा रहा होगा। पहले उस मीर से निपटते हैं। सोच लिया सच बोलने का या मैं बुलवाऊं? साहब, मेरे और शीला के बीच में प्यार था साहब, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला वो मेरे साथ डबल गेम खेल रही। उसका बबलू के साथ भी लफड़ा चालू था साहब। एक दिन मैं उससे जाकर डायरेक्ट पूछ लिया, शीला सुन, ए शीला, अरे बात सुना, ए शीला, एड़ा समझी क्या मेरे को? है? मेरे को सब पता चल गया है। तेरा वो शेजवान बबलू के साथ जो लफड़ा चल रहा है ना, उसे बंद कर दे। देख, प्यार करता हूं तेरे से, इसलिए समझा रहा हूं तेरे को। मुझे मत सिखा तू। हाँ, रुक। क्या रुक? ये देख, तू अपनी बीवी को धोखा देके मेरे साथ ओवरटाइम कर रहा है। मेरे को झूठ बोला तू, मेरे को सब पता चल गया है। हाँ, अब मैं तेरे झांसी में नहीं आने वाली। चल निकल यहाँ से। हाँ, हुई है शादी, बहुत शानी बन रही है ना, बहुत हुआ तेरा। मैं मेरी औकात पे आ गया ना तो तुझे दिखाऊंगा। चल निकल रे, अगर ये जाके तेरी बीबी को दिखाया ना, तेरा भारी और कमना सब यही निकल जाएगा। चलो अभी निकल। शीला तेरी पोल पट्टी तेरे बीवी के सामने न खोले इसलिए तूने उसे मारा? हाँ? नहीं 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 साहब, अरे मैं उसके बाद तो उससे मिला तक नहीं। वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था साहब, बल्कि शीला और बबलू मेरे को झगड़े के लिए उकसाते थे। शीला पे मेरे को गुस्सा था और बबलू मेरी खोपड़ी में जाता था, लेकिन उसके बाद भी मैंने उनके साथ झगड़ा नहीं किया साहब। साहब, मैं होटल के पास ही रहता हूँ, शीला के साथ मेरा कोई सीन नहीं है। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, वो तो मीर के साथ, मतलब मीर मेरे को फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है। मैं किसी एक बच्चे की माँ के साथ में क्यों चक्कर चलाऊंगा साहब, और खाली पॉकेट में किसी का बच्चे का बाप क्यों बनूंगा? अच्छा, शीला से तेरा कोई लेना देना नहीं है तो फिर शीला को मीर का वो फैमिली फोटो किसने दिया था? वो मुझे नहीं मालूम साहब। तुझे क्या लगता है किसने दिया होगा फोटो? कुछ पता है तुझे? क्योंकि हमें यह पता है कि तू शीला के कितने करीब था। अब प्यार से बताएगा या मार खा के बताएगा? शायद दयाशंकर भी हो सकता है साहब, क्योंकि मैंने उसको एक बार फोन में शीला के बारे में बात करते हुए सुना था। बोला ना आपको, अब की बार नहीं बच पाएगी वो। अरे बहुत जबरदस्त सेटिंग किया हुआ है। हाँ, टेंशन मत लो आप, ठीक है? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। वो किधर फंसाने की बात कर रहा था साहब, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है इसमें उसी का हाथ है। अरे वो दयाशंकर, वो भी मजे करना चाहता था उसके साथ, और साहब वो हमारा कैशियर, वो भी शीला को सपोर्ट करता था। साहब, शीला अच्छी औरत नहीं थी साहब, ये सब मुझे बहुत बाद में पता चला। अच्छा, वो अच्छी औरत नहीं थी और तो अच्छा आदमी है। तेरे को क्या लगता है ये कहानियां सुनाकर तू हमारा ध्यान तेरे ऊपर से किसी और पे डालेगा? देख, सच बता दे, तूने शीला को क्यों मारा? जब तक तू सच नहीं बोलता तो यहां से हिल भी नहीं पाएगा, समझे? सर, हो सकता है ये मीर सच बोल रहा हो,
क्योंकि जिस रात कत्ल हुआ उस रात उसका मोबाइल लोकेशन होटल के आसपास बिल्कुल नहीं था। या फिर यह भी हो सकता है कि उसने मोबाइल घर पे ही छोड़ा हो। बाकी लोगों की मोबाइल लोकेशन चेक की तुमने? यस सर, अजीत सावंत। कत्ल की रात अजीत सावंत का मोबाइल लोकेशन होटल के बिल्कुल करीब था, 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक। सर ये होटल सपना है मेरा, ऐसे ही गया था देखने के लिए। दूसरे दिन मुहूर्त था तो बचे हुए काम की लिस्ट बनानी थी। सर मेरी सारी कमाई, सारी जमा पूंजी इस होटल पे लगाई हुई है। मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूं और आप लोग बार बार मुझे बुला रहे हैं। सर मैं सब पहले ही बता चुका हूं। अब आपको क्या नया मिलेगा मेरे बयान से? कोई फायदा नहीं उठाया साहब मैंने उसका, मां कसम सही बोल रहा हूँ साहब। सच बोल रहा है तो शीला ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों की थी? मालिक ने बोला था कि उसका रोज तलाशी लेता जाते हुए। चल घूम। पल्लू खोल। पागल हो गया तू? पैसा ब्लाउज के अंदर छुपाया ना तूने? तेरा दिमाग खराब हो गया, चल जा यहाँ से। सही से प्यार से बोल रहा हूँ तुझे। पल्लू खोल, अरे पल्लू खोल। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? सर वो अरे लेडीज की कोई एक्सेस नहीं करता क्या? शाना बन रहा है ना तू? छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूंगी, जेल जाएगा तू देखना। उसने सच में कंप्लेन कर दी साहब मेरे खिलाफ इसी थाने में। वो हमारे पुराने मालिक है ना सुरभि साहब, उन्होंने छोड़ा है यहाँ से। उसने कंप्लेंट की इसलिए गुस्से में आकर तूने उसे मार डाला? हाँ? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा। उस दिन के बाद ना साहब मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा उसको। सर, दयाशंकर सच बोल रहा है। मैंने बिहार पुलिस से पता लगाया, इसके घर में सच में बच्चे का नामकरण था और इसलिए वो गांव गया था। राणे, अगर ये सच बोल रहा है फिर भी हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ट्रेन और कत्ल के बीच में काफी समय था। यह भी हो सकता है कि कत्ल करने के बाद वो स्टेशन चला गया हो। इसी के साथ उस बबलू पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। एक कहावत है कि मार के बाद सिर्फ पुकार बचती है, और पुकार से वो इंसान कभी लौटकर नहीं आ सकता जो जा चुका है। शीला कभी वापस नहीं आने वाली थी। उसका नन्हा सा बेटा इस बात से अनजान था कि उसकी मां अब कभी नहीं लौटेगी। वो इतनी कम उम्र का है कि शायद उसे मौत शब्द का मतलब भी नहीं पता होगा। शीला के कत्ल के केस में पुलिस ने पहले होटल के रसोइये से और फिर वॉचमैन दयाशंकर से पूछताछ की। कुछ परतें जरूर खुली, लेकिन अब तक कोई सिरा हाथ नहीं लगा था। अजीत और बबलू भी संदिग्ध थे, लेकिन इनमें से कौन था शीला का कातिल, या फिर कोई और भी था जिसकी तरफ पुलिस ने अभी अपना रुख नहीं किया था। पर एक अकेली औरत की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसकी जान ही ले ली गई। पुलिस की कार्रवाई में हर इंसान के कई चेहरे, कई चरित्र नजर आ रहे थे। हर एक के चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ा हुआ था, और पुलिस ने अब हर एक के चेहरे से उस मुखौटे को उतारकर फेंकने की ठान ली। पुलिस की फेहरिस्त में कुछ और नाम भी जुड़े, और जिनका सच कुछ और ही साबित होने वाला था। तूने कहा था कि तू होटल के पास ही रहता है, लेकिन तेरे घर का मोबाइल टावर और होटल का मोबाइल टावर अलग अलग है। मतलब उस रात तू होटल की तरफ गया था। अब सच बता, इतनी रात को क्या करने गया था तू वहां? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं साहब। साहब सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ साहब। मेरा और शीला का प्लान था। पक गया हूं मैं दूसरे के पास में काम करते करते। तू टेंशन काहे को ले रहा है? मैं है ना। अच्छा बोल, तुझे ये चाइनीज दुकान खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए? पिछली बार खोला था, कुछ 90,000 के आसपास लगा था। तो ठीक है, तू जा तैयारी कर दुकान खोलने की, मैं देती तेरे को पैसा। 9,000 नहीं, 90,000 बोला हूँ। कहाँ से लेके आएगी तू इतने पैसे? मैं बोल रही है ना कि मैं लेके आएगी। और वैसे भी हम दोनों ना ये दूसरों की नौकरी नहीं करेंगे। तू एक काम कर, तू ना आज रात 2 बजे होटल के बाहर मिल मुझे, मैं लाके देती हूँ तेरे को पैसे। उधर गया तो मैं नए मालिक की गाड़ी देखा, वो खुद में ही कुछ बड़बड़ा रहे थे। फिर मेरे को याद आया, शीला तो मेरे घर पे भी आ सकती है। मेरे को डर था कि वो नया मालिक कहीं मेरे को देखेगा तो क्या बोलेगा।
फिर मैं घर पे चला गया। पिछली बार भी तूने सच बोल रहा हूं कह के झूठी बोला था। अब इस बार कैसे यकीन करूं कि तू सच बोल रहा है? साहब इस बार सच बोल रहा हूँ, मैं डर गया था साहब, यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे जाने दो। जब तक तू पूरा सच नहीं बताएगा ना, यही सड़ेगा, समझा? सर, अभी तक तो लग रहा है कि हर किसी आदमी के पास शीला को मारने का मोटिव है। मीर, एक चोट खाया हुआ आशिक, दयाशंकर, माने या ना माने, लेकिन वो भी तो शीला का फायदा उठाना चाहता था। और ये बबलू, वो तो हर तरफ से शीला का फायदा उठा रहा था। अगर वो नहीं मरती तो इसका पैसे का लालच बना ही रहता था। इसलिए सर, हम इनमें से किसी को नहीं छोड़ सकते। राणे, ये नंबर लो और इसकी डिटेल्स निकालो और अजीत सावंत को बुलाओ, क्योंकि उसकी वजह विश्वास करने लायक नहीं है कि आधी रात को वहां बैठकर हिसाब लगा रहा था। ओके सर। बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। उस रात मैं वहां गया था। Cheers! रचना, मेरे सपनों का सेलिब्रेशन मेरे इस नए होटल के सामने बैठ के करते हैं। I'm done यार, अब और नहीं पी सकती। ऑलराइट, देखना एक बार ये होटल शुरू हो जाए, फिर अपनी लाइफ सॉर्टेड है, सॉर्टेड। 1 साल के अंदर 2-4 होटल बनाएंगे और फिर शादी करेंगे। वैसे मेरे बहुत सारे सपने हैं, फिलहाल ये एक पूरा हो रहा है। साढ़े 4 हो गए। अजीत, अजीत, उठो, सुबह होने वाली है। हमें पूजा के लिए भी वापस आना है। चलो, लेट हो रहा है। उसके बाद मैं वहां से निकल गया। मैं सच कह रहा हूं साहब। सर, आपने जिस मोबाइल नंबर की डिटेल्स मांगी थी वो आ गई है, ये लीजिए। सर, क्या ढूंढ रहे हैं आप? ये सीसीटीवी कैमरा चलता भी है या ऐसे ही लगाया है? चालू है सर, 24 घंटा रिकॉर्डिंग चालू रहती है इसकी। हमें 7 और 8 अप्रैल का फुटेज देखना है। पॉज करना, जूम करो जरा, बस प्ले करना भी। चलो, उस चाइनीज शेफ को एक बार फिर मिलते हैं। साहब मैं बबलू बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो बबलू। साहब कुछ पैसे की अर्जेंट जरूरत आ पड़ी है। मुझे क्यों फोन किया? पैसे तो आप ही को देने पड़ेंगे ना साहब। देने पड़ेगा मतलब? क्योंकि साहब शीला का खून तो आप ही ने किया है ना, मैंने देखा था। कितने पैसे चाहिए? 90,000। इसमें पूरे 90,000 है, लो और निकल ले यहां से। और दोबारा मुझे फोन मत करना,
शंकर सुरवे, जेल में ये क्या, और कोई तुम्हें फोन नहीं कर पाएगा। तेरी बीवी हॉस्पिटल में थी, तेरी बहन ने कितनी बार तुझे फोन किया, लेकिन तुम फोन बंद करके आराम से सो रहे थे। बाद में 1:45 को तुम घर से निकले। अब आगे तुम बताओ। हाँ सर, मैं निकला था, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए, और फिर फोन पे बातें करते करते। हॉस्पिटल तुम्हारे घर से राइट पे था, तुम लेफ्ट को मुड़े थे। लेफ्ट को तुम्हारा होटल है। नहीं सर, मैंने राइट को ही टर्न मारा। अगर तुम राइट को टर्न करते तो तुम रॉन्ग नहीं होते। ऐसे नहीं मानोगे तुम। रिका में इसे जरा इसकी फिल्म दिखाओ। देखो, चलो अब सब सच बताओ। साहब, मुझे शक हो गया था कि मेरा कैशियर शीला के जरिए पैसे चोरी कर रहा है। मैंने वॉचमैन को शीला की तलाशी लेने के लिए बोला, पर उसने दयाशंकर को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया, और फिर वॉचमैन ने भी उसकी तलाशी लेने से मना कर दिया। और फिर एक दिन ये लड़की साहब रोज पैसा चुरा। शीला, तू रुक, तू बाहर जा, शटर डाउन कर और वहीं पे रुके रहना। चल जा। जी। आज मैं देखता हूं तू कैसे पैसे चुराती है। बोल, आज तक मेरा कितना पैसा ब्लाउज में डाल के बाहर ले गई है तू? हैं? साहब, मैंने कोई चोरी नहीं किया साहब। मुझे पता है तेरे ब्लाउज में पैसे है, तो निकाल बाहर, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस आएगी, पैसे निकालेगी और तू हवाला जाएगी। मैंने कोई चोरी नहीं किया। अरे तू निकालती है, मैं निकालू? हाँ? सब निकालती हूँ। हाँ, चल निकाल, चल। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं साहब? तेरे चोरी का सबूत इकट्ठा कर रहा हूं मैं। साहब हटाइए इसको साहब। निकाल पैसे, निकाल, चल निकाल पैसे, निकाल। और फिर तूने उस वीडियो के जरिए शीला का फायदा उठाना शुरू कर दिया। नहीं सर, वो वीडियो तो मैंने उसे डराने के लिए बनाया था, जो मैंने उसी रात को डिलीट कर दिया था। फायदा तो वो मेरा उठा रही थी सर। मतलब? मैंने पूरे स्टाफ को बाहर भेज दिया था, लेकिन कोई अंदर छुपकर मेरा वीडियो बना रहा था, जिसको लेकर शीला मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। साहब, इस महीने 2000 रुपए पगार बढ़ा के देना। बढ़ाकर? तेरा पगार तो उल्टा मैं कम करने वाला था। तेरा वीडियो है मेरे पास, भूलना मत तू। वही तो साहब, मेरे पास भी एक वीडियो, ये देखो साहब, ये देखो। अब बराबर समझ में आया ना साहब, पगार बढ़ाने का। नहीं तो ये वीडियो है ना, आपकी पत्नी को अस्पताल में जाके दिखा दूंगी मैं, उसके बाद उसको इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना साहब? उसके बाद तो शीला हर दिन कोई नई फरमाइश लेके आती। मैंने उसकी सारी फरमाइशें पूरी की सर, पर एक दिन तो उसने हाथ ही कर दी। मुझसे 2 लाख मांगने लगे। 2 लाख? पागल हो गए क्या? अरे कहां से लाऊंगा मैं 2 लाख? अरे साहब, एकदम सिंपल है। होटल बेच रहे हैं ना आप, तो पैसे आएंगे, इसमें से दे देना। होटल में तुम्हारे लिए नहीं, अपने बीबी के इलाज के लिए बेच रहा हूं। तो आप पैसे नहीं देंगे तो ठीक है, तो वो वीडियो जो है ना साहब, जाके आपकी बीवी को दिखा देती हूँ। उसके बाद तो आपको होटल भी बेचने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद आपकी बीवी सीधे भगवान के पास जाएगी। अच्छा आइडिया है ना साहब?
पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। होटल बिक चुका था। अगले दिन अजीत टेक ओवर करने वाला था। मुझे पता था ये औरत मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। मैंने उसे होटल बुला लिया। दयाशंकर छुट्टी पे था, इसलिए उस दिन रात को कोई होटल में नहीं था। अंदर जाने के लिए चाबी कहां से मिली? मेरे पास होटल के पिछले दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी थी। मैं होटल पहुंचा, वो वही खड़ी थी। मैं उसे लेकर अंदर चला गया। सब पैसे लाए? पैसे किचन में रखे। होटल तो आपने बेच दिया है, तो पैसे किचन में कैसे? मैंने छुपा के रखे। मैं अभी लेकर आता हूँ। बहुत सियाने हो साहब आप, जल्दी आना। तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ? ये सब करने के बजाय अगर तुम पुलिस के पास आते तो असली अपराधी को सजा मिलती और तुम कातिल होने से बच सकते। ले जाओ उसको। द्वेष, ईर्ष्या, प्यार, घृणा, ये ऐसे भाव हैं जो हर इंसान में पाए जाते हैं। अवसरवाद भी ऐसा एक भाव है और उसकी गिरफ्त में आना बहुत आसान है, क्योंकि ये हमें मौका देता है आगे बढ़ने का। अवसरवादी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ उसूल होते हैं। किसी को गिराकर, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। शीला एक गरीब और अकेली औरत थी और हर आदमी को ऐसा लगता था कि वो एक लावारिस वस्तु की तरह उसकी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ शीला ने भी अपने इस अकेलेपन और औरत होने का गलत फायदा उठाना चाहा और इसी अवसरवाद ने उसकी जान ले ली और उसके मासूम बेटे को अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। शंकर ने गलती की, एक गलत तरीके से अपने होटल में होने वाली चोरी को रोकने की। अगर उसे शीला की सच्चाई पता थी तो वो उसे नौकरी से निकाल सकता था, चोरी के इल्जाम में उसे पुलिस के हवाले कर सकता था। पर नौबत यहां तक आ गई कि शीला शंकर को ब्लैकमेल करने लगी। अगर शंकर तब भी पुलिस की मदद लेता तो भी वो खूनी बनने से बच सकता था और उसकी पत्नी, जिसे इलाज के पैसों के साथ साथ अपने पति के साथ की भी जरूरत थी, वो उसके साथ से महरूम होने से बच जाती। शंकर सुरवे को शीला के कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शीला के बेटे को अनाथ आश्रम भेज दिया गया। अजीत अपना होटल चलाने में व्यस्त हो गया और मीर, बबलू और कैशियर जैसे लोग अपने अवसरवादी होने पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हुए। बबूल का पेड़ लगाकर यह उम्मीद करना कि उसमें फूल उगेंगे, ये किसी पागलपन से कम नहीं है। इंसान को अपने आप को ऐसे पागलपन से, ऐसे वहम से दूर रखना चाहिए। नाजायज शुरुआत का अंत कभी जायज नहीं हो सकता और ना ही शंकर की तरह मुश्किल को चुपके से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। खराब परिस्थिति, खराब लोग, खराब वाकये, इनमें फर्क करना हमें आना चाहिए कि क्या हमारा निजी मामला है और क्या चीज उस निजी मामले को कानून की हद में ले जा सकती है। इसी के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ओके सर, बाय।
तेरा नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। कहाँ है तू? निकली कि नहीं? हाँ हाँ मैं निकल चुकी हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। अरे मैंने तेरे लिए छोले बना के रखे हैं। अरे वाह, छोले, तब तो मैं यूँ आई। हाँ 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 मुझे पता है, छोले का नाम सुनते ही तेरे मुंह में पानी आ गया होगा। अरे सुन, आते समय 1 लीटर दूध और 1 बटर का पैकेट लेके आना। नेहा शर्मा। जी, आप कौन? क्या हुआ बेटा, कोई मिल गया है क्या? क्या हुआ मानी? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हेलो हेलो। मुंबई निवासी नेहा शर्मा हमारे घर की ही बहू, बेटी, बहन की तरह एक आम सी लड़की थी, जिसकी जिंदगी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही सीमित थी। लेकिन जिंदगी में खतरा किसी भी कोने पर घात लगाए बैठा हो सकता है, चाहे वो जिंदगी खास हो या फिर नेहा शर्मा जैसी आम। आखिर क्यों एक आम परिवार का एक आम दिन एक बुरे सपने में बदल गया? आखिर क्यों एक आम लड़की की जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक हो गया? ये हत्या और हत्या के पीछे खड़े सवाल एक बड़ी साजिश की महज शुरुआत थे। इस केस को सॉल्व करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली थी। सिर के चाकू से मल्टीपल स्टैबिंग की गई है, पर घाव गहरे नहीं है। ये देखो, मतलब मारने वाले ने किसी शार्प वेपन का यूज नहीं किया। इसकी तो उंगली भी काटी गई है। खुली सड़क पे इतनी बेरहमी से किसी ने इसे मारा है। ये क्राइम प्लान जरूर है, पर क्रिमिनल नया है। ये देखो, मारने वाले ने गुस्से में आके इसे मार तो दिया, बाद में उल्टी कर दी। आसपास से कुछ रिकवर हुआ? हाँ सर, एक मोबाइल और एक पर्स मिला है, और पर्स में ये एक ड्राइविंग लाइसेंस भी है। और सर, ये वही लड़की है जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने फोन पे बताया था। नेहा शर्मा, सेक्टर 3। ये तो यहीं का एड्रेस है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, हम इसके फैमिली से मिलते हैं। पता नहीं कहाँ रह गई नेहा। मैंने कितनी बार कहा है फोन को चार्ज कर लिया करो। मैं एक काम करता हूँ, मैं रास्ते में देख के आता हूँ, शायद दूध देने में देरी होगी। पर फोन पर तो हाँ, वो ठीक है। मैं ये नेहा शर्मा का घर है? जी हाँ, मैं मिली नेहा, हमने ही आपको फोन किया था। नेहा जिंदा नहीं मिली। बॉडी के पास से हमें ये मोबाइल फोन और आईडी कार्ड मिले हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें उसकी बॉडी प्लेजेंट पार्क के बैक रूट पे मिली। सर, ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, खूनी ने नेहा को बहुत बेरहमी से मारा था, और मरने से पहले नेहा ने बहुत स्ट्रगल भी किया था सर, और उसकी उंगली भी उसी के बाद काटी गई थी। एक बात तो साफ है शिरके, ये किलर कोई प्रोफेशनल नहीं है, वरना अपने विक्टिम को मारने में इतनी स्ट्रगल क्यों करते? सर, मरने के बाद नेहा की उंगली को काटना बड़ा अजीब सा। I mean, अगर कोई नेहा को लूटने के लिहाज से मारेगा तो उसके गले में पड़ी सोने की चेन को क्यों छोड़ जाता? और मरने के बाद उसी उंगली को काटा गया सर, जिस उंगली में शादी या एंगेजमेंट की रिंग पहनी जाती है। तुम्हारा मतलब है कि मर्डर में लव अफेयर का एंगल है? यस सर, आई थिंक कि ये पर्सनल अटैक भी हो सकता है। नेहा की सास ससुर है, भेजो उनको अंदर। हर रोज की तरह वो बातें करते करते वापस आ रही थी, और अचानक चिल्लाने की आवाज आने लगी। नेहा, क्या हुआ बेटा? नेहा के पति, I mean, आपका बेटा कहाँ? वो यहाँ वहाँ पड़ा रहता है वो साहब। अब ये भी बेल पे छूटा। बेल पे? क्यों? क्या किया उसने? इंसान की आदत और उसकी किस्मत।
दोनों उसकी फितरत से जुड़ी होती और इसी में हमारा बेटा सबसे पीछे था। नेहा जब हमें मिली तो हमें लगा उसे शादी करके हमारा बेटा सुधर जाएगा। इतने दिन हो गए, काम छोड़ दिया क्या? अब क्या धूप में पसीना सुखाने के लिए जाऊं? दुनिया समझदार हो गई है और आज की डेट में कोई भी इंश्योरेंस नहीं खरीदता है। सुरेश, बेचने वाले तो इंश्योरेंस क्या मिट्टी भी तक बेच देते हैं। घर में पैसे नहीं है, तुम कब समझोगे अपनी जिम्मेदारियां? अगर मुझसे जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं तुम लोगों की तो खुद से कर लो। सुरेश, सुरेश तो अपना खून होकर भी अपना नहीं रहा और नेहा तो बहू के रूप में हमारे लिए बेटी समान थी। वो तो हमारे लिए सूरज तक के नहीं सुनती थी। मरने के बाद ये पैसा कहाँ लेकर जाओगे? क्या करोगे? कुछ भी करूंगा पर तुझे नहीं दूंगा और तेरी अय्याशी के लिए सालों से किया हुआ एफडी नहीं तुड़वाऊंगा मैं। और मुझे सब पता है तू कोई बिजनेस नहीं करने वाला है। अरे तो मत कर, मरने के बाद हाथ भी नहीं लगाना ऐसे पैसे से। थूकने तक नहीं आऊंगा मैं। अरे दूसरों के बाप पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, थोड़े से पैसे नहीं दे सकते? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। दिन रात निकम्मों की तरह घर में पड़ा रहता है और मेरी जिंदगी भर की कमाई को उड़ाना चाहता। अरे वो तो दूसरे माँ बाप की तरह होते ना तो तेरे ऐसे निकम्मे और मनहूस को घर में रखना मुश्किल था। मनहूस हूँ मैं? मनहूस हूँ? सटिया गया है? सोचना भी मत, जिन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है उनके ऊपर हाथ उठाओगे तुम। और ये सब करके मुझे मजबूर मत करना कि मैं पुलिस को बुला लाऊं। उम्मीद तो यही थी कि वक्त के साथ साथ वो बदल जाएगा, संभल जाएगा, अपनी जिद छोड़ देगा। पर कुछ काम ऐसे होते कि वक्त के साथ बढ़ते नहीं है। अरे कहाँ लेके जा रही है? इंस्पेक्टर साहब, क्या किया इसने? अंकल, आपका बेटा एक नंबर का फ्रॉड है। नकली नामों पर इंश्योरेंस कराता है ये। अब तक अपनी कंपनी को लाखों का चूना लगाया इसने। चलो जाए। अरे साहब सुनो, मेरी बात तो लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा इस वक्त ये सुरेश कहाँ होगा? उसका एक दोस्त प्रॉपर्टी डीलर है, अक्सर वो उसकी ऑफिस में पड़ा रहता है। साहब, मुझे लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने तो सारे गलत काम छोड़ दिए सब। सुरेश, तेरे सारे काले चिट्ठे हैं हमारे पास। चल मुद्दे पे आता। नेहा को क्यों मारा? मैंने नहीं हराया नेहा को साहब। अच्छा खासा बुड्ढे बुढ़िया को वो संभाल रही थी और मैं उसको क्यों मारूंगा भला? तू उससे नफरत करता था इसलिए तूने उसे मारा। सुना तेरे बहुत झगड़े होते थे उसके साथ। अब अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप विक्रम से पूछ लो जाकर। मैं उस दिन विक्रम के साथ उसके बेटे की बर्थडे पार्टी में था, पनवेल में। बेटा हम तो पनवेल जाएंगे ही, लेकिन अगर तू या तेरा फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया 1 फिर हम तुझे स्विच ऑफ कर देंगे, याद रखना। जहाँ काम करती है उस ऑफिस का पता चला? हाँ सर, ये पास ही में हाईवे जाने वाले रास्ते के बीच में। नेहा के बारे में सुनकर बहुत अजीब लग रहा है सर। बहुत स्वीट थी, हमेशा अपने काम पर ध्यान रखती थी। इट्स ओके बट इट्स नॉट दैट नाइस। मैम, ये सारे कलर ऑप्शंस है, आपको जो भी अच्छा लगे यू कैन चूज। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? या श्योर, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। लेकिन इसकी वजह से कुछ लोग नाखुश भी थे। कौन थे वो लोग जो नाखुश था? पूनम, नेहा से पहले वही यहाँ की बेस्ट सेल्स गर्ल थी, लेकिन जब से नेहा यहाँ आई थी तब से पूनम फीकी पड़ गई थी। और हद तो तब हो गई जब नेहा यहाँ की सेल्स टीम लीडर बन गई। सर, ये लीजिए मिठाई। साक्षी, प्रमोशन के लिए बहुत बहुत बधाई हो नेहा। थैंक यू, वेलकम। पूनम, ये लो मिठाई खाओ। ये पूनम का? ऊपर है सर। पूनम, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नेहा का मर्डर हुआ है। सुना तुम्हारी बहुत बनती थी उसके साथ। सर, मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? चलो मैं सीधे सीधे अपने सवाल पूछता हूँ, नेहा के साथ क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी? सर, मैं यहाँ बहुत सालों से काम करती हूँ, बट इतनी मेहनत के बाद भी एक नई लड़की आई और 2 महीने में ही मेरी हेड हो गई। सर, इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा और इसी बात से मैं थोड़ी सी चिड़ी हुई थी। इस चिड़ का अंजाम ये हुआ कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने कुछ नहीं किया है। जिस दिन नेहा के साथ ये सब कुछ हुआ, मैं यही थी स्टोर में। मैंने पूरा दिन इन्वेंटरी किया न्यू स्टॉक का। सर, सुरेश के दोस्त विक्रांत से बात हुई। पनवेल में उसके बेटे की बर्थडे पार्टी थी और सुरेश पूरे दिन वहीं पे था। उसने पार्टी के कुछ पिक्चर्स भी मुझे भेजे हैं। शिरके, ये भी तो हो सकता है कि मर्डर करने वाला कोई और है और करवाने वाला कोई और। सुपारी किलिंग? लेकिन सर, खून के तरीके को देखकर तो लगता है कि मर्डर करने वाला कोई नया हो। शिरके, कोई नया हो भी सकता है। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अपने शुरुआती कुछ कामों में कुछ न कुछ गलतियां तो करते ही हैं, इसीलिए हमें वहां उल्टियां भी मिली। सर, वैसे जेल में सुरेश की काफी क्रिमिनल से दोस्ती हुई थी और मैंने पता किया कि कोई वीरा नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिससे उसकी काफी जमती थी। वीरा? मैं कुछ नहीं किया साहब, मेरे को काय के लिए पकड़े साहब? सच सच बोल, नेहा शर्मा का मर्डर किया ना तुम? उंगली क्यों काटी उसकी? सुपारी ली थी तूने? सुपारी लिया रहता तो मैं आप लोग के आने का इंतजार थोड़ी करता साहब। सब मैं किसी नेहा को नहीं मारा साहब। तेरे अलावा एरिया में कितने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं? सबके नाम चाहिए। सब मजाक कर रहे हो क्या? अगर ऐसा किया तो अब तक की सबसे बड़ी सुपारी मेरे नाम की होगी साहब। ऐसा नहीं किया ना तो सुपारी, कत्था, चूना सब चखा दूंगा, समझा? साहब यार इस लड़की की सुपारी अगर तुम लोगों में से किसी ने भी दी है तो भी बोल दो, वरना तुम लोगों को उल्टा लटकाकर इतना मारूंगा कि देख के लगेगा किसी ने पान खा के थूका है। दे डंडा। सर, ये रास्ता भी डेड एंड पे निकला। इन लोगों की इतनी धुलाई की लेकिन किसी ने कुछ नहीं कबूला। शिरके, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स मर्डर करने के बाद हवा की तरह गायब हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि ये जो मर्डर है इसका तरीका ये सजेस्ट करता है कि मर्डरर ने इससे पहले एक मच्छर भी नहीं मारा होगा। हेलो, सब इंस्पेक्टर शिरके बोल रहा हूँ। ओके, थैंक्स। सर, पूनम के कॉल और लोकेशन डिटेल्स आ चुके हैं। मर्डर के वक्त पूनम का फोन उस दिन उसी एरिया में एक्टिव था जिस एरिया में नेहा का मर्डर हुआ था। इतना सबूत काफी है। उछल तिला। पूनम, तुमने कहा कि मर्डर वाले रोज तुम स्टोर में थी, फिर तुम्हारा फोन बाहर टहलने कैसे गया? सर, मैं बाहर गई थी लेकिन सिर्फ 30 मिनट के लिए। इतना वक्त तो बहुत होता है किसी को मारने के लिए। उंगली काटने में ज्यादा वक्त लगा होगा, है ना? सर, मेरा यकीन कीजिए, मुझे उस दिन ड्रेस ऑल्टर करके डिलीवर करना था कस्टमर को। मैं वहीं गई थी। उस दिन उसकी बेटी का बर्थडे था, वो बहुत बिजी थी, इसलिए सर मैं वहाँ चली गई। पूनम, अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना तो इसका अंजाम वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। हमने अक्सर ये सुना है और पढ़ा भी है कि हत्या की पुष्टि करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स मृतक के शरीर का कोई हिस्सा काट लेते हैं। लेकिन पुलिस ने जिन जिन संभावित कॉन्ट्रैक्ट किलर से पूछताछ की, उन्होंने नेहा की हत्या में अपना हाथ होने की बात से साफ इनकार किया। तो फिर कातिल ने नेहा की उंगली क्यों काटी? हत्या का कारण लूटपाट भी नहीं था, तो क्या यह कातिल की पुलिस को गुमराह करने की चाल थी? और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो कि पुलिस की मुश्किलों को और बढ़ाने वाला था। पूनम और सुरेश दोनों के पास नेहा को मारने का मोटिव है, लेकिन मुझे सुरेश का मोटिव ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। सर, एक मिनट। क्या? ठीक है, हम जल्दी पहुंचते हैं। किसने फोन किया था? सर, ये दोनों यहाँ से गुजर रहे थे जब इन्होंने बॉडी देखी। साहब, हम नेहा भाभी को तो पहले से जानते ही थे और आसपास में ही रहते हैं। जब नेहा भाभी को देखा तो अमर जी को कॉल किया। ये इनके पति है? हाँ। नेहा? शिरके, इसका नाम भी नेहा है। इसके बाएं हाथ की उंगली भी कटी हुई है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और एरिया का चप्पा चप्पा छानना। ये केस अब और भी उलझ चुका है।
ऐसा कैसे हो सकता है सर? कोई क्यों मारेगा मेरी नेहा को? किसी से कोई झगड़ा या कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम तो कमाने खाने वाले लोग हैं, बल्कि हम तो किसी के मामले में टांग भी नहीं अड़ाते। नेहा हर रोज उस पार्क में जाया करती थी। रात के वक्त खाना खाने के बाद उसे टहलना अच्छा लगता था। देखिए, ऐसे केसेस में अक्सर मारने वाले को विक्टिम का डेली रूटीन अच्छे से पता होता है, और डेली रूटीन को इतने गौर से देखने वाले या तो नजदीकी होते हैं या आसपास वाले। अगर आपको किसी पे भी कोई शक है तो हमें बेहिचक बताइए। शिरके, 2 मर्डर्स, 2 नेहा शर्मा, दोनों को मारने का स्टाइल सेम, दोनों की वही उंगली काटी। अगर ये कोई साइको किलर है तो क्या इसे नेहा शर्मा नाम से नफरत है? ऐसे तो हजारों नेहा शर्मा होंगे। पर सर, पिछले मर्डर में विक्टिम की बॉडी पे स्ट्रगल के निशान ज्यादा थे, पर इस मर्डर में विक्टिम की बॉडी पे स्ट्रगल के निशान काफी कम है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि ये मर्डर सिर्फ हमें भटकाने के लिए किया गया है? नाम के अलावा इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं? तुमने आर्काइव चेक किए, ऐसा कोई सिमिलर केस मिला? हाँ सर, वो तो चेक किए, लेकिन ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं है। शिरके, डर इस बात का है कि अगर ये किलर कोई सीरियल किलर है तो हम नहीं जानते कि इसका नेक्स्ट टारगेट कौन और कब होगा। सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों विक्टिम की प्रोफाइल कंपेयर करता हूँ। अगर ये किलर वाकई में सीरियल किलर है तो मैं जरूर कुछ सिमिलरिटीज या कनेक्शन हाथ लगेगा सर। शिरके, दोनों के स्कूल से लेकर हर चीज अलग है, अलग अलग शहरों में बड़ी हुई, उम्र भी एक नहीं है, दोनों की फैमिली बैकग्राउंड भी अलग अलग है। एक सृष्टि में रहती है, एक पूनम गार्डन में, सिर्फ नाम और मर्डर का पैटर्न सेम है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी साइको ने पहले मर्डर के बारे में पढ़ा और उसी को कॉपी करने के लिए किसी दूसरी नेहा को मार दिया हो? शिरके, जब तक हमें अपनी इस दूसरी विक्टिम के बारे में और इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। एक काम करो, इसकी नौकरानी को बुलाओ। अक्सर घर वाले जो बात छुपाते हैं वो उनके घर में काम करने वालों को पता होती है। साहब, ये सब उनके घर का मामला है, मैं क्या बोलूं? ये मामला किसी के घर का नहीं, मर्डर का है, इसलिए जो जानते हो सब बताओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साहब, वो नेहा मैडम का उनकी देवरानी के साथ जमता नहीं था। अरे भाभी, इतने समोसे मत खाओ वरना तो मोटी हो जाओगी। मतलब मेरे मोटे होने से तुझे क्या फर्क पड़ेगा? तेरी बीवी तो वैसी पतली रहेगी ना। पूरे घर में एक आप ही तो ब्यूटी हैं। अच्छा, लंगूर के हाथ में अंगूर देखा है कभी? आप भी ना भाभी, बहुत मजाक हैं। ज्यादा इतराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारी जुबान है ना, इसे थोड़ा कंट्रोल में रखो, वरना अगर मैंने कुछ करने की सोची ना तो दोबारा आवाज तक नहीं निकलेगी, समझे तुम? आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? मैं क्रिमिनल थोड़ी ना हूँ। क्राइम करने से पहले हर क्रिमिनल एक आम आदमी होता है स्वाति, जैसे तुम। और यही पता लगाना हमारा काम है ना कि किसने क्राइम किया है और किसने नहीं। वैसे नेहा के मरने का ज्यादा दुख नहीं हुआ होगा तुम्हें? सुना है 36 का आंकड़ा था उसके साथ। इसकी वजह भी वही थी, उसे अपने काम से मतलब होता ही नहीं था। सामने कुछ और बोलती थी, पीठ पीछे करती कुछ और ही थी। आप मेरे जेठी से बात कीजिए ना, वो बताएंगे आपको सब। वैसे नेहा के बारे में बहुत सारी बातें वो नहीं जानते। नेहा बहुत सारी बातें उनसे छुपाती थी, बोलती थी कि मंदिर जा रही हूँ, हर जाती कहीं और ही थी वो। ना ना नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वाति को जरूर कुछ गलत फहमी हुई है सर। नेहा मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। सर, ये नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, नेहा के रेगुलर लोकेशन डिटेल्स के मुताबिक वो शांति नगर जाया करती थी। शांति नगर? यस सर। यहाँ तो पहले वाली नेहा काम करती थी। सर, इनके नाम और मर्डर पैटर्न के अलावा रूट भी सेम है। शायद ये वही क्लू है शिरके, जो अब तक हम ढूंढ रहे थे।
शिरके, सर नेहा यहाँ पर आती थी, बेकिंग क्लास में सीखने आती थी यहाँ पर। क्लास का टाइम क्या था? दोपहर 3 से 5। इसी वक्त तो पहली नेहा स्टोर से अपने घर जाती थी। शिरके, इस दूसरी नेहा ने ये बेकिंग क्लास वाली बात अपने फैमिली से छुपाई क्यों होगी? क्या आप लोग जानते हैं हर रोज दोपहर 3 से 5 में नेहा स्वीट आर्ट बेकिंग क्लासेस जाया करती थी? मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। मेरा बर्थडे आने वाला है। ये क्लास उसने हो सकता है मुझे सरप्राइज देने के लिए ज्वाइन किया होगा। शिरके, एक ही एरिया में इन दोनों का होना एक बहुत बड़ा क्लू है। ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक काम करो, इस एरिया का सारा सीसीटीवी फुटेज स्कैन करो। ये काम समंदर में से मोती ढूंढने जैसा है, लेकिन हमें करना होगा। सर, दो अलग अलग परिस्थितियों में दो अलग अलग हत्याएं, लेकिन इन दोनों ही हत्याओं में समानता थी, न सिर्फ नाम की बल्कि हत्या के तरीके की भी। लेकिन पुलिस को पूरा यकीन था कि इन दोनों नेहा शर्मा के हत्यारे अलग अलग थे। अगर पुलिस का अनुमान सही था तो दूसरी नेहा शर्मा का हत्यारा बेहद शातिर था, जिसने पहली हत्या के तरीके को हूबहू उतारा था, ताकि पुलिस का सारा ध्यान और शक किसी सीरियल किलर की तरफ चला जाए। भले ही इन दोनों नेहाओं में कोई सीधा संबंध ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के दुर्भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सर, मैंने उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज मंगवाए हैं, ये देखिए सर। ये देखिए सर। शिरके, इस एरिया के सारे गैरेजेस में पूछताछ करो। ये दूसरी नेहा अपनी स्कूटी रिपेयर करवाने कहीं ना कहीं तो गई होगी। जी सर। सर, उस दिन नेहा यहाँ पर आई थी, उसकी स्कूटी का स्पार्क प्लग खराब हो गया। शिरके, ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, जरूर कुछ कनेक्शन है जो मिसिंग है। एक काम करते हैं, इस मिसिंग कड़ी की तलाश बेकिंग क्लास से करते हैं। नेहा की किसी से कोई दुश्मनी या कोई ऐसा था जिससे उसकी बनती नहीं थी? नेहा बहुत ही अच्छी लड़की थी, थोड़ी मैसी थी। आई थिंक तो वो कभी बना ही नहीं पाई परफेक्टली, मगर किसी भी स्टूडेंट के साथ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, हमारा एक स्टूडेंट है सैम, थोड़ा स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज मतलब? उसका नेहा से क्या लेना देना? जी, वो अक्सर नेहा के बगल की सीट पर ही बैठता था और सिर्फ नेहा से ही बात करता था। एक दिन नेहा के बगल में कोई और स्टूडेंट आकर खड़ा हो गया, उसने उसे हटा दिया वहां से। और जब से नेहा की मौत के बारे में पता चला है, वो क्लास में नहीं आया है और ना ही हमने उसे देखा है। रहता कहाँ है सर? मनोरी में सर। सैम घर पे है? मैं तो जानता था कि आप आएंगे, बट इतनी जल्दी आएंगे ये पता नहीं था, वरना मैं केक थोड़ा जल्दी बना लेता। सैम, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नेहा को किसी ने मार दिया है। ये खबर सुन के तुम्हें बुरा नहीं लगा? बुरा नहीं लगता तो क्लास जाया करता, यहाँ घर पे नहीं मिलता। नेहा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उसके अलावा तुम किसी से बात नहीं करते थे? केक से ज्यादा स्वीट थी वो सिर्फ मुझसे बात करती थी, बाकी सबकी तरह इग्नोर नहीं करती थी। सैम, प्लीज मेरी मदद करो ना, तुम्हें तो अच्छे से आता है। देखो ना, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। You're too good. अच्छी कुकिंग के पहले अच्छा ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। ओके सर। सैम, तुम जानते थे कि वो मैरिड है, ये जानकर तुम्हें गुस्सा भी आया होगा। मैं कभी उसे हार्म नहीं पहुंचा सकता था। वैसे तो कोई और था जो उस पे नजर रख रहा था। कौन रख रहा था नेहा पे नजर? कुछ 10-12 दिन पहले एक लड़का मिला मुझे क्लास के बाहर, जो नेहा को ढूंढ रहा था। 10-12 दिन पहले? 29 तारीख के आसपास तो नहीं? हाँ शायद। सर, 29 तारीख को ही पहले नेहा का मर्डर हुआ था। सैम, और क्या जानते हो उस लड़के के बारे में? बस मैं क्लास के अंदर जा रहा था और वो बाहर खड़ा था, और इतने में ही
अब भाई सुन, वो नेहा आई क्या इधर? हाँ आई होगी। तुम कौन? शिर की बुद्धि थोड़ी मंद है इस लड़के की। सर मुझे तो ये लड़का ही अजीब लगा और मुझे तो पूरा डाउट है कि कहीं इसे नहीं तो नेहा को नहीं मारा। नहीं शिर के, मुझे नहीं लगता इसने कुछ किया होगा। हाँ थोड़े रंग ढंग अजीब है इसके, तो मर्डर वगैरह इसके बस की बात नहीं। हाँ बंडिया बोल, क्या खबर है? क्या साहब, नंबर सेव है अपना? बेटा तेरी पूरी कुंडली मेरे पास है, जब टाइम पास मत कर, खबर बोल। वो अपना पंटर याद है, नेहा की केस वाला, उसका हस्बैंड। कौन? सुरेश? हाँ वही साहब, वो दूसरी नेहा के घर के आगे पीछे घूम रहा था। अब कौन उतना दूर पेट्रोल लेने जाता है? हाँ अब आप तो समझदार हो साहब। अच्छा साहब, एक और बात बोलना था, जिस पार्क में दूसरी नेहा की बॉडी मिली थी ना साहब, उधर ही सुरेश नौकरी लेने को ट्राई कर रहा था। चल ठीक है सर, पंडिया का फोन था। सुरेश दूसरी वाली नेहा के घर के आसपास दिखा है और नेहा की लाश जिस पार्क में मिली थी वो वहीं पे जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। शिर के एक काम करो, इस सुरेश को 3-4 चक्कर थाने के कटवाओ, थाने में भी करने के लिए बहुत काम। मैं सच बोल रहा साहब, मैंने कुछ नहीं किया, माँ की कसम खा के कहता हूँ। पार्क में क्यों गया था? पार्क में नौकरी मांगने के लिए गया था ना। ज्यादा घुमा मत, वरना इतना मारूंगा कि नौकरी क्या पानी भी नहीं मांग पाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं उस दिन बहुत जगह नौकरी मांगने के लिए गया था, जेल जा चुका हूँ तो मुझे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है, तो सोचा पहुँच भी नहीं कर लूँ। आपको भरोसा नहीं है तो आप जहाँ जहाँ मैं गया था वहाँ जाकर पूछताछ कर सकते हैं। सर मैंने हर जगह पूछताछ की, ये सुरेश उन सारी जगहों पे काम मांगने गया था। शिरके तो क्या ये मान लिया जाए कि सुरेश ने ये दोनों मर्डर्स नहीं किए? सर ये वो स्केच है सैम ने हमारे स्केच आर्टिस्ट से बनवाया था। कुंडली निकालो इस लड़के की। सर विलेपाले पुलिस स्टेशन में मेरी बात सब इंस्पेक्टर निनाद कामत से हुई है। ये स्केच उनकी फाइल में दर्ज एक मिसिंग कंप्लेंट से मैच हुई है। और सर इस लड़के का नाम रघु है और इसकी कंप्लेंट इसकी मां ने ही लिखवाई थी। इस रघु का एड्रेस है? यस सर। चलो। सब रघु का कुछ पता चला? मैंने तो सब जगह पे ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला वो। आपका बेटा करता क्या था? कुछ काम नहीं करता था, दिन भर दोस्तों के साथ अय्याशी करता था। किती समजावलं त्याला पण वो मेरी कहाँ सुनता था, बहुत नशा करता था। सर आसपास में मैंने पता किया, इस रघु के लक्षण तो ठीक नहीं लगते। ड्रग्स वगैरह तो करता ही है और साथ ही जिंदगी में हमेशा फेल ही हुआ है। पढ़ाई से लेकर क्रिकेट तक कहीं भी कुछ बड़ा नहीं किया इसमें। शिरके कोई इतना यंग लड़का क्यों हायर करेगा, वो भी ऐसा जो कोई काम ठीक से नहीं करता? क्या पता सर, हो सकता है किसी ने पैसों और ड्रग्स का लालच दिया हो। यंग था, रास्ते से भटका हुआ है, तो इसे बहकावे में लाना आसान ही होगा। एक काम करते हैं, ड्रग्स के सारे अड्डे छान मारते हैं। रघु शिरके इसकी हालत बहुत खराब है, लगता है विड्रॉल सिम्टम्स है। पहले इसके मेडिकल ट्रीटमेंट का इंतजाम करो, उसके बाद आगे बात की जाएगी। सर कैसी तबीयत है प्रभु? ठीक हूं। इन दोनों को जानते हो?
इसे तुमने मारा और इसको भी तुमने मारा? नहीं साहब, इसे मैंने नहीं मारा। फिर इसे किसने मारा? साहब मेरा मामा आया था। रघु, क्या बात है रघु? पैसे चाहिए? हाँ पैसे, जल्दी। पैसे तो नहीं है अभी मेरे पास। पैसे नहीं है, पैसे। अरे छोड़ छोड़। आ सकते हैं, बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, इतने पैसे कि फिर कोई कमी नहीं होगी। काम बताओ, काम बताओ। करेगा? पक्का करेगा? तो सुन, अंदर डाल इसको। मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ साहब, पिछले 4 साल से सेठ की गाड़ी में चला। तेरी पूरी कहानी सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधा क्लाइमेक्स पे आ। चल नाम बता। साहब चल अम्मा, पुलिस स्टेशन जाने का वक्त आ गया। जो खेल तूने शुरू किया था ना, वो अब खत्म हो चुका है। चल। हाँ, उसे सुपारी मैंने ही दी थी। 4 साल से मेरे लिए काम कर रहा था। अच्छा तावड़े जी, अगर कोई बहुत खास काम करवानी हो तो किससे करवाएं? साहब ये तो काम पर डिपेंड करता है। काम है क्या वैसे? काम थोड़ा रिस्की और इलीगल है, लेकिन पैसे मुंह मांगे मिलेंगे। साहब ये मेरा भांजा है रघु। हो जाएगा ना? 100% हो जाएगा। ये लो, बाकी का काम होने के बाद, और होशियारी से करना। देखो, वही लड़की है, अच्छे से देख ले इसको, और कुछ भी गड़बड़ मत करना, समझे? हेलो। हाँ नेहा, तुम निकल चुकी हो? हाँ निकल गई, बस पहुंच रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। हेलो रघु, हाँ सुन, वो निकल चुकी है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? अब सुन, मैं सीधा 1 हफ्ते के बाद उससे मिलूंगा बाकी के पैसों के साथ। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो उस लड़के पर भरोसा किया। जिस इंसान को अपने खुद के चलने का होश नहीं हो, वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता था? और फिर सब गड़बड़ हो गया। तूने रघु को शांति नगर के बाद वाले सिग्नल पे वेट करने के लिए बोला था, पर शर्मा जी, आप कौन? उंगली का काटना काम होने का एक सबूत था जो रघु तेरे लिए लाया। पहला मर्डर तो तूने रघु से करवाया, लेकिन दूसरे मर्डर के लिए तो किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दी होगी ना तूने। चल नाम बता। उसने जो गलती की वो मुझ पर बहुत भारी पड़ा,
इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या मजाक है? क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? अरे तो आओ ना, बड़ों की तरह करते हैं। आओ तो, अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो? आओ तो देखो तो कितनी अच्छी जगह है, देखो ना। हाँ हाँ हाँ, आओ ना मेरे पास। अमर, अब तक हमारी ये तो समझ में आ गया कि तूने ये सब किया कैसे, लेकिन एक बात तूने अब तक नहीं बताई। क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? बिगाड़ा? पूरी 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 जिंदगी खराब कर दी उसने मेरी। मजाक बना दिया सबके सामने। मतलब? मैं हकलाता हूँ, कभी कभी हो जाता है हकलाना। मैं क्या करूँ इसमें? आप लोगों के सामने भी हकलाया था, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। अरे पहले तो मैं इतना हकलाता था कि मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाता ठीक से, लेकिन जब से नेहा जिंदगी में आई थी मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा यह हकलाना ठीक हो जाए। मैं जोर जोर से अखबार पढ़ता था, गाने गाता था रात रात भर छुप छुप कर, ताकि मेरी ये आदत ठीक हो जाए, हकलाना बंद हो जाए। लेकिन सब बर्बाद कर दिया उसने, सिर्फ एक हंसी के कारण सब बर्बाद कर दिया उसने। कुछ नहीं कह सकते। कैसे हैं आप? बस ठीक हो। अमर सुनो, अमर आई एम सॉरी। तुम मेरी आदत जानते हो ना कि मैं किसी भी बात पे हंस देती हूँ, और जिस तरीके से तुमने आके बात की मैं खुद को रोक नहीं पाई, और कोशिश भी की थी, मगर वो गलती उन बच्चों की थी। वो हंसने लगे तो मेरे मुंह से हंसी निकल गया। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। चले अंदर। सॉरी, अब मैं पक्का नहीं हंसूंगी। कितनी खूबसूरत थी वो, हमेशा खुश रहती थी, हमेशा हंसते रहती थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी हंसी मुझे चुभने लगी थी। इतनी सी वजह के लिए तूने अपनी बीवी को मार डाला? तेरी वजह से आज 2 लोग इस दुनिया में नहीं है, और वो 17 साल का लड़का मर्डरर बन चुका है। क्या ये मुमकिन है कि किसी की निश्चल हंसी किसी को इतना बड़ा आघात पहुंचा दे कि वो उसे जान से ही मार डाले? नहीं, बल्कि सच तो ये है कि अमर हीन भावना से ग्रसित था, और इस पर काबू पाने की बजाय वो धीरे धीरे इस भावना का गुलाम बनता जा रहा था। बदले की आग में न सिर्फ उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया, बल्कि उसका शिकार वो मासूम नेहा भी बनी, जो अगर जिंदा रहती तो अपने सास ससुर का सहारा बनी रहती और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे पाती। ये आज हम कैसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां इंसान इतना असहनशील हो गया है कि किसी की जान की कीमत हमारे झूठे अभिमान के सामने कुछ भी नहीं है। जरूरत है हमें अपनी मानसिकता को बदलने की, भूलने और माफ कर देने की क्षमता को बढ़ावा देने की। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें
क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।